अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक न्यूमेरिकल एक शॉर्ट आ जाता है और लॉन्ग भी आता है। तो आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि ये चैप्टर फिर बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको मसले मसाइल रहेंगे। ठीक है, लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ लो आज की वीडियो में हम 10 से 15 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में सिक्योर करेंगे और पास होने के लिए कभी कभार एक नंबर भी आप लोगों को बड़ा मसला कर देता है। जो क्वेश्चंस करेंगे वो बराबर में चल रहे हैं, वो देख लो। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट, कोचिंग के एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम में पूछे भी जा रहे हों और पूछे जाएंगे इंशाल्लाह जब टेस्ट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भाई आप लोग हमारे स्टडी बैच में इनरोल कर जाओ। स्टडी बैच में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टडी बैच में आपको मिलेगा स्टूडेंट पोर्टल, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। इस स्टूडेंट पोर्टल पर क्या क्या होगा, ठीक है, ये देखें। इस स्टूडेंट पोर्टल पर आपको क्या क्या मिलेगा। इस स्टूडेंट पोर्टल पर आपको मिलेगी लाइव क्लास। देखो यहाँ लाइव क्लास होगी, जब लाइव होगी तो यहाँ लाइव क्लास आ जाएगी आपके पास। अच्छा, लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गेस्ट पेपर, टेस्ट, कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं लेना कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर कर देंगे हम इंशाल्लाह। चलो अब सबसे पहले जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, फ़ीस इसकी है 5,000 रुपये। इस बैच की जो फ़ीस है पूरे साल के लिए रहेगी 5,000 रुपये, जिसमें ये तमाम मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? बहुत सिंपल है। हीट इंजन वो इंजन होता है जो हीट की मदद से, Q को हम हीट लिखेंगे, याद रखना। हीट का सिंबल क्या बनेगा? Q। क्या सिंबल यूज़ करेंगे, क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे? Q। हीट इंजन वो इंजन होता है जो हीट की मदद से वर्क कराए। सिंपल अल्फाजों में, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी, पहले समझ लो बेसिक। हीट इंजन क्या होगा? वो इंजन जो हीट का यूज करके वर्क करे। वर्क करे से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपके पास एक क्या है? कंटेनर है। अब आपने क्या किया, नीचे से हीट दी। क्या दी? नीचे से हीट। जब आप नीचे से हीट दोगे, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया तो क्या हुआ? वर्क हुआ ना। इसी को कहेंगे हीट इंजन, जो कि आपकी हीट को वर्क में, यानी पिस्टन ऊपर मूव कराए। जैसे आपकी गाड़ी में क्या हो रहा होता है, आपकी गाड़ी में जो है वो फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस, वो जलती है, जलता है और फिर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, जिसकी मदद से आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। हीट की मदद से वर्क होना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने दिमाग में रखना। अब देखते हैं ये कह क्या रहे हैं। ये पूछ रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ हीट इंजन और एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। दोनों चीज़ें पढ़ाता हूं। सबसे पहले समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, यहां लिख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। ये वो वाले प्रिंसिपल नहीं है जो आपके स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, ये वो वाले प्रिंसिपल हैं जिन्हें हमने फॉलो करके कोई काम करना होता है। देखो वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले ये है, ये समझ लो कि जब आप सिस्टम को हीट दोगे, यहां देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सिस्टम को क्या दोगे? हीट दोगे। ये सिस्टम को आपने क्या दी? सिस्टम को आपने दी हीट। आपका हीट कन्वर्ट होगा किस में? वर्क में। समझो आपने दी हीट। अच्छा, हम इसको लिख लेते हैं QH। अच्छा, कुछ हीट जो कि आप दोगे वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ हीट आपकी क्या हो जाएगी? COLD, कोल्ड, COLD, कोल्ड बॉडी। अब जरा इसको समझना, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ है। यही बात आपको मुझे जो है वो समझानी है। थोड़ा सा कोल्ड बॉडी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये लो अब आ रही होगी, ठीक है। कोल्ड बॉडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देखो समझना। कोल्ड बॉडी यानी ठंडी बॉडी।
जब भी आप हीट दोगे, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में याद रखना, जब भी आप हीट दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने दी 100 जाउल की हीट कि मेरा वर्क हो जाए। अब जो हीट आप दोगे उस सारे से वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 40 जाउल से वर्क हुआ। याद रखना हीट और वर्क दोनों का यूनिट सेम है, जाउल। बाकी की देखो, आपने जो हीट दी QH, आपने जो हीट दी 100 जाउल, 40 जाउल से क्या हुआ, वर्क हो गया। क्या हुआ, वर्क हुआ, यानी आपका पिस्टन ऊपर मूव करा। अच्छा, बाकी हीट आपकी क्या होगी, लॉस हो जाएगी, लॉस। अब वो लॉस कहाँ होगी, QC कह लेते हैं। अब वो लॉस कहाँ होगी, ज़रा इसको समझो। वो लॉस होगी इन्वायरमेंट में, यानी आपका इंजन ठंडा होता है ना, जब आप इंजन चालू करते हो तो ठंडा होता है। जैसे जैसे इंजन चलना शुरू होता है तो गर्म होना शुरू हो जाता है। जब आप चाहते हो कि आपका इंजन गर्म हो, नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि उसका इंजन गर्म हो, हीटअप हो, लेकिन होता है। तो यही समझाना चाह रहा हूँ, जो आप हीट देते हो सारी की सारी हीट होना तो ये चाहिए था ना कि यार 100 जाउल की हीट दी, 100 जाउल का वर्क हो जाता। ये पॉसिबल नहीं है। जब भी, यही इसका प्रिंसिपल है कि जब भी आप हीट दोगे 40 जाउल भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 25 जाउल, 20 जाउल, 35 जाउल, इतना वर्क होगा। बाकी कितनी बची, 60 जाउल, ये वेस्ट हो जाएगी। कहाँ पे वेस्ट होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, आपका इंजन गर्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट में हीट लॉस होगा, इस तरह से वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वेस्ट है। आप तो नहीं चाहते ना इंजन गर्म हो, आप तो नहीं चाहते ना इंजन से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो, लेकिन ये होगा। ठीक है, ये तो होगा। बात समझ में आ गई। इसी को, यही वर्किंग प्रिंसिपल है हीट इंजन का कि भाई आप हीट दो, हीट, कुछ हीट वर्क में यूज़ हो, बाकी ज़ाया हो जाए, इसी को कहते हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी वर्डिंग भी लिख लेते हैं, फिर वैसे मैं प्रॉपर आंसर आखिर में चला भी दूंगा। सही है। When we supply heat, some part of heat convert, some part कुछ हीट का कन्वर्ट हो जाता है, is converted into work and other part loss in cold body or ENVIRON environment। समझ में आया। लिख भी दिया कि कुछ पार्ट आपका वर्क में कन्वर्ट होगा, बाकी इन्वायरमेंट में या कोल्ड बॉडी में लॉस हो जाएगा। अब एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी अगर सेम आप इस तरह लिखते हो बोर्ड एग्जाम में जाके तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स हासिल होंगे, यानी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी जो है वो आपके पास क्या होता है, एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अमूमन शायद इसे ईटा बोलते हैं, ईटा। अच्छा, एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या मिला आपको, वर्क, आउटपुट वर्क मिला ना, आउटपुट क्या मिला, वर्क। देखो आपने इनपुट क्या दिया, हीट दी, सिस्टम को इनपुट क्या दिया, ये इनपुट है, ये इनपुट है। सिस्टम को क्या दिया, हीट, जो कि इनपुट था। सिस्टम ने आपको वापस क्या किया, आउटपुट, यानी जो कि वर्क था। तो आउटपुट क्या हो गया, वर्क, इनपुट क्या हो गया, हीट, जो कि आपने सिस्टम को दी। अच्छा, हमेशा याद रखना, इस पूरे चैप्टर में ये चीज़ बार बार यूज होगी कि जो Q1 होता है ना, वो होता है हॉट, Q1 जो होता है वो होता है हाई टेम्परेचर,
या हाई हीट, ठीक है, हाई टेम्परेचर कर लेते हैं, हॉट बॉडी। और Q2 जो होता है ना, ये होता है हॉट से कम, कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी। यानी समझाना ये चाह रहा हूं कि Q1 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल Q1 आपके पास 100 जूल था, देखो Q1 कितना था, 100 जूल था ना, Q1 कितना था, 100 जूल था, इसी को बोलेंगे हम हॉट टेम्परेचर। अच्छा Q2 कितना है, 60 जूल। याद रखना पूरे इस चैप्टर के अंदर हम Q1 किसे बोलेंगे, 100 जूल को, और Q2 किसे बोलेंगे हम, कोल्ड बॉडी को बोलेंगे। Q2 हम बोलेंगे कोल्ड बॉडी को, Q1 बोलेंगे हम हॉट, Q1 बोलेंगे हम हॉट बॉडी को, यानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे Q1, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसे हम बोलेंगे Q2। समझ में आ गया। अब देखो वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q2। देखो अगर मैं Q1 और Q2 को माइनस करूं, Q1 आपके पास कितना है, 100 जूल, और Q2 कितना है, 60 जूल, बच के आया वर्क। ये देखो अगर आप Q1 में से Q2 को माइनस कर रहे हो, आपको खुद भी नज़र आ रहा है कि जब मैं Q1 को माइनस कर रहा हूँ Q2 से, याद रखना Q1 हॉट बॉडी टेम्परेचर, यानी हॉट बॉडी, जिसकी आपके पास हीट ज़्यादा है उसे हम Q1 बोलेंगे, जिसकी हीट कम है उसे हम Q2 बोलेंगे। QH इसे ऐसे भी बोल सकते हो, QH यानी हॉट बॉडी, QC यानी कोल्ड बॉडी। वर्क आप खुद भी देख सकते हो कि 100 जूल था, 60 जूल कोल्ड बॉडी था, तो 100 को 60 से माइनस किया तो क्या बचा, वर्क। सही है, तो इसको पुट कर दो, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय, अच्छा दिया हमने Q1 था, सही है, Q1 दिया था ना, इनपुट क्या दिया था, Q1 दिया था। अब इसका एलसीएम ब्रेक कर लो, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनल फॉर्मूला आपके पास क्या बनकर आया, n इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये लो एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आपका ड्राइव करा दिया मैंने आपको, देख रहे हो। इसी चीज़ को अब आपने बहुत डिटेल में याद रखना है। अगर ये इस तरह आपने बोर्ड एग्जाम में जाके लिखा, इंशाल्लाह पूरे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर जो बराबर में भी मैं आंसर चलाऊंगा वो भी लिखो तो लिख सकते हो, उसमें भी आपको पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। समझ में आया, एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी सिंपल आपको ये बताती है कि यार आपका इंजन कितना अच्छा है। एफिशिएंसी क्या बताती है, कितना अच्छा है इंजन, कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल इस एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है 40%, और एक इंजन है जिसकी वैल्यू आ रही है 60%, तो जिसकी वैल्यू 60% आ रही है वो अच्छा इंजन है। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स ले लो ना, आपके मार्क्स ले लो, आपके मार्क्स आ रहे हैं 80%, एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 75%, तो दुनिया अच्छा किसे मानेगी, जिसके 80% आ रहा है। अच्छा तो 75 वाला भी है, 60 वाला भी है, 50 वाला भी अच्छा है, लेकिन दुनिया मानती है कि 80 वाला बच्चा अच्छा है, बाकी 75 वाला अच्छा नहीं है। तो सिंपल इंजन है, दो इंजन थे, एक की एफिशिएंसी 40% आ रही थी, एक की 60%, तो अच्छा कौन सा होगा, 60%। तो एफिशिएंसी क्या बताती है, इंजन कितना अच्छा है। अब जरा इसको मैथमेटिकली भी समझते हैं। देखो जितना ज़्यादा आउटपुट आएगा उतनी कम अगर मैं हीट दूं तो इसका मतलब है इंजन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। डाउट क्लियर हुआ, बात समझ आई। देखो आउटपुट जितना ज़्यादा आएगा, यानी आउटपुट की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, और हीट ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट में कन्वर्ट होगी, जितना ज़्यादा आउटपुट आएगा यानी वर्क आएगा, और हीट ज़्यादा से ज़्यादा वर्क में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब है इंजन ज़्यादा अच्छा है। और मैंने सारे तरीके से आपको बता दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको एज इट इज़ अगर पेपर में लिखते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं सारा इस तरह से आपको पढ़ाता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमेशा ज़िंदगी में टाइम टेबल बना के काम करें। वो स्टूडेंट जो एक दिन 10 घंटा पढ़ता है और एक दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़ता, तो कोई उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा। वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा है जो रोज़ 2-2, 3-3 घंटे पढ़ता है। जो रोज़ बच्चा 2-2, 3-3 घंटे पढ़ रहा है वो ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास क्या है, अच्छा याद रखना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में 2 स्टेटमेंट आती हैं, लिख लो हमेशा जिंदगी भर याद रखना। मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, ठीक है। आंसर आपके सामने चला होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो भी आप देख सकते हो। बिल्कुल वही चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है और लिखवाई है, कोई नई बात नहीं बताई, सब चीज़ें बस आसान करके बताता है। टीचर का काम होता है आसान करके बताना, बच्चों को उनके डाउट्स क्लियर कराना, उनको समझाना। बाकी ये वही सब चीज़ें हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये लो हमने रिमूव कर दिया बोर्ड। देखो कितनी मेहनत से लिखो। अच्छा एक छोटी सी रियलिटी चेक ले लो कि यार बड़े फैसले लेने से ना डरा नहीं किया करो, ले लिया करो, वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं और एक इंसान है जिसके पास 50 लाख रुपए हैं। अब वो जो 1 करोड़ वाला इंसान था उसने अपने पैसों को कहीं लगाया ही नहीं, उस पैसों से कोई काम ही नहीं किया, हमेशा अपने पास सेफ रखे कि यार इसको मैं हमेशा अपने पास सेफ रखता हूँ। तो उसके 1 करोड़ 10 साल बाद भी 1 करोड़ ही रहे, क्योंकि उसने उस पैसों को कहीं लगाया ही नहीं, कहीं सेफ ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं उस पैसों से, बस रखे अपने पास। अब वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये जिसके पास 50 लाख रुपए थे, इसने अपने 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कारोबार शुरू कर दिया या कोई काम शुरू कर दिया। इसका काम इतना अच्छा चला कि अब इसके पास उस 10 लाख रुपए की वजह से 50 करोड़ रुपए हो गए। 50 लाख रुपए भी रहे और 50 करोड़ रुपए और आ गए। तो यानी बड़े फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत ही आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। अच्छा अब देखो समझ में आ गई ना, बल्कि ये वर्डिंग पूरी लिख लेते हैं। इट कंटेन, कौन कंटेन करता है, सेकेंड लॉ, इट कंटेन्स 2 स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहली कौन सी है, केल्विन स्टेटमेंट। अब ये में क्या होती है बताता हूं आपको, और दूसरी है क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट, सेकंड कौन सी है आपके पास, CLAUSISSTATEMENT स्टेटमेंट, ये N बनाया मैंने, स्टेटमेंट। अच्छा अब देखो केल्विन स्टेटमेंट क्या कहती है। देखो दुनिया में हर कोई यही चाहेगा ना कि यार अगर मैं किसी बच्चे को, जरा समझना, दुनिया में हर इंसान यही चाहेगा ना, अगर मैं इस बच्चे को 100 रुपए दे रहा हूं कि यार 100 रुपए का जाकर दूध ले आओ, तो आप क्या चाहोगे कि यार ये बच्चा 100 रुपए का ही दूध लेकर आए ना, या 70 रुपए का दूध ले आए, 80 रुपए का दूध ले आए, ये तो गलत हो जाएगा ना, है ना। बच्चों ने हमेशा किया, कभी बच्चे हमेशा कभी ना कभी ये चीज़ करते ज़रूर है, ठीक है, हमने भी कभी ना कभी ये चीज़ की है, लेकिन गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। तो केल्विन स्टेटमेंट इसी बारे में बात कर रहा है। हर कोई क्या चाहेगा कि यार 100 रुपये अगर बच्चे को मैंने दिए दूध लाने के लिए, तो बच्चा 100 रुपये का दूध ले आए। लेकिन केल्विन स्टेटमेंट ये कहती है, इसको पहले इस तरह समझ लो फिर मैं दूसरी तरह समझाता हूँ, कि जब आप बच्चे को दोगे 100 रुपये दूध लाने के लिए, वो 100 रुपये का दूध नहीं लाएगा, बल्कि वो कितने का दूध लेकर आएगा, वो 60 रुपये का दूध लेकर आएगा। बाकी 40 रुपये कहाँ कर देगा, वेस्ट कर देगा। कहाँ वेस्ट कर देगा, खाने पीने में, इधर उधर, है ना। समझ में आई। देखो कितनी आसान बात कर रहा हूँ कि भाई 100 रुपये अगर हम दे रहे हैं दूध लाने के लिए, तो 100 रुपये का दूध नहीं लाएगा, 60 रुपये का दूध लाएगा, 40 रुपये वेस्ट कर देगा। अब इसी तरह से केल्विन ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई हीट इंजन है, अगर आप 100 जाउल हीट दो, तो 100 जाउल सारी कन्वर्ट नहीं होगी वर्क में, बल्कि 40 जाउल 30 जाउल
कम हीट कन्वर्ट, कम वर्क होगा। देखो आप हीट दे रहे हो, 100 जॉल, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज पढ़ी भी है, इसी को हम केल्विन स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर आप 100 जॉल दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि 60 जॉल हो, 30 जॉल, 20 जॉल, वो इंजन पर होता है। जितना अच्छा इंजन होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। तो अगर आप 100 जॉल दो हीट, तो जरूरी नहीं है कि आपको 100 जॉल वर्क मिले, आपको 40 जॉल मिलेगा वर्क, या 30 जॉल, 60 जॉल। बाकी 60 जॉल कहां गया? बाकी 60 जॉल हो गया वेस्ट, वेस्ट हो गया। आई थिंक हमने कोई वेस्ट की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी, देख लेना, क्या पता मैंने वेस्ट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। हाँ, वेस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। वेस्ट की स्पेलिंग आई थिंक हम गलत लिख रहे हैं। नहीं नहीं, सही लिखिए बल्कि, ये वेस्ट की स्पेलिंग हम शायद गलत लिख रहे हैं, ये WAST होगा। इसकी स्पेलिंग को मैं सही कर लेता हूँ। एक मिनट, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अक्सर मेरी जो है ना स्पेलिंग कभी कभार इस तरह मिस्टेक कर जाती है, लेकिन चलो सही है। यहाँ तक तो ये तो चलो, ये तो समझ में आ गई ना बात, जो बात मैं समझा रहा हूँ वो तो समझ में आ गई ना, कि अगर आप 100 जॉल हीट दोगे तो 100 जॉल जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कितनी कन्वर्ट होगी? आई थिंक ये एस आएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कितनी होगी? कन्वर्ट आपके पास जस्ट 40 जाउल 30 जाउल होगी, बल्कि 60 जाउल वेस्ट हो जाएगी, ज़िया हो जाएगी। अब कोई भी तो ये नहीं चाहेगा ना यार उसकी जो उसकी ठीक है। अच्छा, अब केल्विन स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब इसका जो बल्कि केल्विन स्टेटमेंट इधर लिखी हुई भी है, हाँ ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइक्लिक डाइट। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई। अब ज़रा इसी को ना हम टरबाइन से भी समझते हैं, इसी को हम टरबाइन की मदद से समझते हैं। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, बल्कि इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, देखो ये आपके पास लगा हुआ है हीट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब टरबाइन घूम रही है, बल्कि इससे सही समझ आ गया, इसको इधर ही तक रहने देते हैं, इसको मज़ीद आगे नहीं खींचते। जब जब आप वर्क कराओगे एनर्जी आपकी जो है वो ज़ाया होगी, सही है। अच्छा, अब समझते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट को देख करके क्या होना चाहिए? क्लॉसियस स्टेटमेंट को देखकर कुछ समझ में आ रहा है? आपने कहीं ये चीज लफ्ज सुना है? केल्विन से तो आपके दिमाग में वो केल्विन टेम्परेचर आ रहा होगा, केल्विन से तो केल्विन से तो आपको वो केल्विन टेम्परेचर जो है वो दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो ये वाली बात नहीं कर रहा, ई भी आता है इसमें। मैं इतनी देर से ना इसी को देख रहा था कि इसमें आखिर ये स्पेलिंग गलत हो क्यों रही है। अब सही लिखा है हमने, वेस्ट की स्पेलिंग। अच्छा, अब क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है क्या आप ऐसा कर सकते हो कि हीट को, याद रखना हमेशा, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। इम्पॉसिबल है। आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है कि आपने अपना फ्रिज
बंद कर दिया और फिर भी चीज़ें ठंडी हो रही हैं, बर्फ़ जम रही है, नहीं। जैसे ही आप अपना फ्रिज बंद करते हो तो कुछ देर बाद बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, फ्रिज के अंदर भी। हाँ, अगर आप फ्रिज का गेट बंद रखो तो कुछ वक्त तक तो बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन जैसे ही आप गेट खोलोगे तो बर्फ़ ज़ाया हो जाती है। ये इम्पॉसिबल है, याद रखना ज़िंदगी में, ये इम्पॉसिबल है कि हॉट बॉडी से, ये इम्पॉसिबल है कि टेम्परेचर, हीट, याद रखना, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। हीट क्या होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक आयरन का पीस है जो कि 100, जिसका टेम्परेचर ले लो 100 सेल्सियस है। हीट जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी हीट बढ़ रही है ना, तो ये तो हमें पता है। अच्छा, अब यहां पर मैंने रख दिया एक छोटा सा और आयरन का पीस। ये आयरन पीस 1 है, ये आयरन पीस 2 है, और ये है 10 सेल्सियस का। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 10 सेल्सियस वाला, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हॉट कौन है? ये कोल्ड है। ये वाला हॉट है, ये गर्म है, ये कोल्ड है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो ठंडा आयरन है ना, ये अपनी हीट इसे दे दे और खुद ज़ीरो हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी? हीट हमेशा कहाँ से जाएगी? हॉट टू कोल्ड। हीट हमेशा कहाँ जाएगी? गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में। तो अगर ये 100 सेल्सियस का है तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा 90 सेल्सियस का और ये वाला हो जाएगा 20 सेल्सियस का। इसी तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये 50 सेल्सियस का हो जाएगा, ये 55 सेल्सियस का हो जाएगा और ये भी 55 सेल्सियस का हो जाएगा। अब जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हीट फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला आपने 60 कर दिया तो ये वाला तो 50 हो जाएगा, यानी ये हॉट हो गया और ये कोल्ड हो गया। तो ये नहीं हो सकता। होगा क्या कि जब दोनों सेम हो जाएंगे, सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो हीट का फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा। हीट का फ्लो रुक जाएगा। हमेशा ज़िंदगी में बस एक चीज़ बिठा लो कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। अगर कोई गर्म चीज़ है जो कि आप किसी ठंडी चीज़ के सामने रख दो तो ठंडी चीज़ भी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आएगी। अब एक और चीज़ समझ लो, लेकिन हम तो चाहते हैं, आप क्या करते हो? गरम गरम चीज़ फ्रिज में रखते हो और जो गरम चीज़ फ्रिज में रखते हो वो भी ठंडी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने सालन रखा, सालन आपका गरम था, लेकिन कुछ टाइम बाद सालन ठंडा हो जाएगा। यानी ये पॉसिबल तो है कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में आ जाए, पॉसिबल है, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही बात बोली है क्लॉसियस ने कि अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो हीट फ्लो करे, हीट फ्लो कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, अगर आप चाहते हो कि हीट फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, कोल्ड को मैंने कॉपी लिख दिया, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? यू नीड वर्क, आपको वर्क कराना पड़ेगा। अब जरा मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। अगर आप चाहते हो ऐसा हो कि ये हॉट बॉडी है और हीट फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, तो आपको वर्क कराना पड़ेगा, जब ही ये पॉसिबल होगा। बगैर वर्क कराए पॉसिबल नहीं है, बगैर वर्क कराए पॉसिबल नहीं है। अब कैसे, ज़रा समझो। आपका रेफ्रिजरेटर, इसको समझना, यहीं पे सारी बात क्लियर हो जाएगी। आपका रेफ्रिजरेटर वो क्या करता है? हीट को फ्लो कराता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, मगर आपका कंप्रेसर क्या करता है? आपका कंप्रेसर क्या करता है? वर्क करता है आपका कंप्रेसर। जब आपका कंप्रेसर वर्क करता है तो हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में आती है। अगर वर्क नहीं होगा तो कभी भी हीट कोल्ड बॉडी से हॉट में नहीं जाएगी। तो अगर आप चाहते हो हीट फ्लो करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में,
तो आपको वर्क कराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो हीट फ्लो करे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर था 10 सेल्सियस और यहाँ टेम्परेचर था 100 सेल्सियस, आप चाहते हो कि यहाँ से हीट यहाँ पर जाए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। वर्क यानी कंप्रेसर वर्क करता है ना अंदर, जो है वो रेफ्रिजरेंट होता है। अभी आएगा कंप्रेसर वाला सवाल, तो वो उधर भी पढ़ेंगे। तो अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, बराबर में चल रही होगी। इसको बस अपने दिमाग में रखना, इसको अच्छी तरह से लिख लेना, ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपने इसे अपने दिमाग में नहीं रखा तो नहीं समझ आएगी। अब देखो 2 सवाल समझाने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये सवाल टाइम टेकन थे, कोई फजूल टाइम नहीं लगा है, ये टाइम ज़रूरी था। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट बराबर में चल रही होगी। देखो केल्विन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन। ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा इंजन बनाया जाए जो ऑपरेट करे कंटिन्यूसली इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट करे और चलता रहे। नहीं, जब भी आप हीट को वर्क में कन्वर्ट करोगे, एनर्जी आपकी ज़ाया होगी, इतनी ज़ाया हो जाएगी कि एक वक्त पे इंजन आके रुक जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, एक वक्त पर इंजन आके आपका रुक जाएगा। और दूसरे में क्या लिखा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट फ्लो। हीट को आप नहीं फ्लो करा सकते कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। टू फ्लो कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, हीट नहीं फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जब तक आप वर्क नहीं करोगे। अगर आप वर्क कराते हो, कंप्रेसर लगाते हो, तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट आ जाएगी। अच्छा, एंट्रोपी देखते हैं। एंट्रोपी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये पास पेपर में आ चुका है एंट्रोपी वाले सवाल। एक्सप्लेन एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर का बढ़ना। देखो हर चीज ऑर्डर में होती है। फॉर एग्जांपल इसको समझ लिया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपका रूम है, अम्मी ने बहुत अच्छी सफाई करी है, आपकी अम्मी ने बहुत अच्छे से रूम को मैनेज कर दिया। अभी जब मैनेज किया तो यानी ऑर्डर में है ना, ऑर्डर में है ना, हर चीज़ अपनी जगह पर है। स्टडी टेबल पे बुक्स रखी हुई हैं और पंखे बंद हुए हैं, अच्छे से बेडशीट रखी हुई है, आपके अलमारी में सारे कपड़े अच्छे से रखे हुए हैं, सारा कमरा बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन लग रहा है। अम्मी ने आपके लिए मेहनत करी है। अब आप क्या करते हो, कुछ टाइम अपने रूम में स्पेंड करते हो, तो अब क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी आपका रूम फैल जाएगा। जब आपने कुछ देर तक अपने रूम में रहे तो अब आपका रूम फैल जाएगा, हर चीज़ आगे पीछे होने लग जाएगी। देखो आप नहीं भी चाहो तो भी आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि आप जब बेडशीट पे लेटोगे तो थोड़ा बहुत बेडशीट पे सिलवटें आ जाएंगी। जब आप किताबें यूज़ करोगे, थोड़ी बहुत किताबें आगे पीछे हो जाएंगी। जब आप कपड़े निकालोगे, थोड़े बहुत कपड़े गिर भी जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। तो हर चीज़ ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाती है। तो इस कायनात में भी यही चीज़ होती है, इस कायनात में भी यही चीज़ होती है कि जब कायनात शुरू हुई थी तो ऑर्डर में थी। जैसे जैसे हम हीट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम गैसेस को यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। एंट्रोपी यही कहती है। फॉर एग्जांपल समझ लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो आपको पता है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर जमा है, समझ लो ये कंटेनर है, गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पे जमा है। जैसे ही कुछ टाइम गुजरेगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हर तरफ फैल जाएंगे। पहले कहां थे, ऑर्डर में थे ना, अब डिसऑर्डर हो गए। इसी को कहते हैं हम एंट्रोपी, कि भाई चीज का ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना। यानी मैनेज हुई भी थी, ऑर्डर में थी, फिर कुछ वक्त बाद डिसऑर्डर में चली गई, फैल गई। इसी को कहा जाता है एंट्रोपी। देखो मैंने रूम से भी समझा दिया, यहाँ भी समझा दिया, अब इसको मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूँ। द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द
मेजर ऑफ अ सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन T आई थिंक इसका टेम्परेचर इसका फॉर्मूला होता है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हाँ, अब देखो होता क्या है, देखो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो डिसऑर्डर भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आप हीट बढ़ा दो, यहाँ पर आप हीट दे दो सिस्टम को, तो जब आप हीट दोगे ना सिस्टम को तो ये ज़्यादा फैल जाएंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा इधर उधर फैल जाएंगे, इसी को कहते हैं एंट्रोपी। ये फॉर्मूला, जितना ज़्यादा एंट्रोपी आएगी, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी की वैल्यू आएगी उतना मतलब क्या है, ज़्यादा फैली हुई है चीज़, ज़्यादा डिसऑर्डर है, ज़्यादा इधर उधर फैली हुई है चीज़ें। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं आपको रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल बताता हूँ, रेफ्रिजरेटर को एक्सप्लेन करते हैं, रेफ्रिजरेटर क्या करता है। अच्छा, ये समझ में आ गया ना। अब इस सवाल को इसका आंसर बराबर में चलेगा, इसे पढ़ भी लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करा रहा हूँ, लेकिन पढ़ना भी आप लोगों की जिम्मेदारी में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, पढ़ा नहीं। briefly explain the refrigerator and the efficiency of a रेफ्रिजरेटर। देखो, एक्सप्लेन करना है कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी इसका मतलब है इंजन उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा वर्क हो रहा है। अब रेफ्रिजरेटर में देखते हैं। सबसे पहले तो रेफ्रिजरेटर होता क्या है ये समझ लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के ना आप कुछ मेन कंपोनेंट याद रखना, सही है, जिससे आपका पूरा रेफ्रिजरेटर एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो, आप लोगों को इतना तो पता है कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हॉट चीज़ों को कोल्ड बना देती है, यानी गर्म चीज़ों को ठंडा कर देती है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अब आप 9-10 के स्टूडेंट नहीं रहे हो, अब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आ गए, आपको डिटेल पता होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले उसे देख लो। एक होता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंप्रेसर। देखो, एक तो रेफ्रिजरेटर की बॉडी हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी ले लेते हैं बल्कि। एक तो रेफ्रिजरेटर बॉडी हो गई जिसमें ये सारी चीजें लगेंगी। दूसरा हो गया आपके पास कंप्रेसर। तीसरा हो गया आपके पास रेफ्रिजरेंट। स्पेलिंग लिख देता हूँ रेफ्रिजरेंट की, एक मिनट ज़रा मैं स्पेलिंग निकाल लूँ। रेफ्रिजरेंट मतलब वो गैस होती है जो कि हम भरते हैं किस में, जो अपने रेफ्रिजरेटर होता है उसमें। यहीं पे लिखी हुई थी, एक मिनट स्पेलिंग निकाल लेते हैं। हाँ, रेफ्रिजरेंट। अब ये गैस होती है बेसिकली, ये कुछ नहीं है, ये गैस है। अच्छा, और फिर होता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर वो जो जालियाँ लगी हुई होती है ना इस तरह की, फ्रिज के पीछे इस तरह की जो जालियाँ लगी हुई होती हैं उसे हम इवेपोरेटर कहते हैं। ठीक है, मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इवेपोरेटर, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं एक फ्रिज के।
देखो फ्रिज की बॉडी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो फ्रिज की बॉडी होती है यही काम करती है आपके चीज़ों को ठंडा रखने का, ठीक है। वरना अगर ये बॉडी सही नहीं होगी तो आपकी चीज़ें वैसे ही जो है वो ख़राब हो जाएंगी, आपकी गैस लीक होती रहेगी। इसे बहुत तरीके से बनाया जाता है इस बॉडी को अंदर से। बाहर से तो गिलास वगैरह लगा के शशके डाल दिए जाते हैं, लेकिन अंदर से बहुत तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर इंसुलेशन लगाई जाती है ताकि अंदर की हीट बाहर ना आए और बाहर की हीट अंदर ना जाए, सही है। बाहर की एनर्जी अंदर ना जाए, अंदर की एनर्जी बाहर ना जाए। अब कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेस करता है। ये जो आपकी गैस होती है ना, रेफ्रिजरेंट में गैस डलती है, इसका भी एक ख़ास नाम होता है गैस का, ठीक है। तो आपके कंप्रेसर में गैस भरी हुई होती है, कंप्रेसर काम करता है। कंप्रेसर क्या करता है? काम करता है। मैं ज़रा इसको सही से बता देता हूँ। पूरी बॉडी तो मैं नहीं बना रहा रेफ्रिजरेटर की, लेकिन मैं बेसिक क्लियर करा रहा हूँ आपके, सही। ठीक है, तो ये कंप्रेसर क्या करता है? आपकी गैस को कंप्रेस करता है और ऊपर की तरफ भेजता है, इवेपोरेटर में भेजता है। फिर इवेपोरेटर क्या करता है? एक्सचेंज करता है हीट को कॉइल के अंदर और ऑब्जॉर्ब करता है और फिर ठंडा करता है, उस गैस को ठंडा करता है। गैस को ठंडा भी किया जाता है, पहले गैस गर्म होती है फिर ठंडी होती है। फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, ये सारा काम हो जाता है, तो फिर आपका क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है। जब आपका वर्क हो गया तो अब क्या होगा? हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। जब आपने ये सारा वर्क कर लिया तो अब क्या होगा? हीट फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। फिर समझना, जब आपने ये सारा वर्क वगैरह कर लिया, ये सारा वर्क वगैरह हो गया, गैस कंप्रेस वगैरह हो गई, तो फिर हीट फ्लो करती है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। अगर आप ये वर्क हटा दो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना फ्रिज बंद कर दिया, जैसी फ्रिज बंद करोगे तो हीट फ्लो करना शुरू हो जाएगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। यही तो था क्लॉसियस स्टेटमेंट कि हीट हमेशा फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। जैसे ही आपने अपना फ्रिज शुरू किया, यानी वर्क होना शुरू हुआ, तो वर्क होना जैसे ही शुरू होगा तो अब दोबारा हीट फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। तो ये था आपके पास फ्रिज का बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसकी एफिशिएंसी को देख लेते हैं। अच्छा, याद रखना इसकी एफिशिएंसी को बोलते हैं COP, कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। इसे हम बोलते हैं COP। COP का मतलब होता है को इफिशिएंट ऑफ पर, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। COP, एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे COP, कोएफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसका फॉर्मूला होता है Q/W। एक मिनट, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, अब ये इसे लिखा जाता है, इसे अमूमन ना QL लिखा जाता है। ये QL क्या होता है? हीट रिमूव फ्रॉम, क्या हो गया आज, स्पेलिंग पता नहीं क्यों गलत लिख रहा हूं बार बार। हीट रिमूव फ्रॉम कोल्ड स्पेस। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, फ्रिज के अंदर हीट रिमूव कर रहे हैं ना, तो वो जो हीट आप रिमूव कर रहे हो, यानी हॉट बॉडी से हीट को निकाल रहे हैं, हॉट बॉडी से जो हीट आप निकाल रहे हो वो यहाँ पर रखो। फॉर एग्जांपल आपके पास हॉट बॉडी की हीट थी 100 जूल। अब आप चाहते हो कि आपका जो हॉट बॉडी है, यानी आपने जो सालन रखा है अपने फ्रिज में, वो 100 जूल का रहे, ख़राब हो जाएगा ना। तो आप चाहोगे वो 10 जूल पर आ जाए, ठंडा हो जाए। तो आपने कितनी हीट निकाली? 90 जूल निकाली। अब हीट निकालने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा ना। कितना वर्क किया?
यानी कंप्रेसर कितना चला, इन दोनों को जब डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, COP। अच्छा, अब अगेन जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी, जितनी ज़्यादा हीट आपका फ्रिज निकालेगा हॉट बॉडी में से, फ्रिज आपका उतना ही अच्छा होगा। तो COP क्या बताता है, अगर COP की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है फ्रिज अच्छा है, कम आ रही है तो इसका मतलब है ख़राब है। इसको आपने अपने दिमाग में रखना है। और ये क्या है, वर्क, W क्या है, वर्क। और हमको तो ये पता है वर्क कौन कर रहा है, आपका जो है वो रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है। अब न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन हो गए हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बिल्कुल थोड़े से ही होंगे, ज़्यादा इतने वही लंबे चौड़ा न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। जस्ट आपको फॉर्मूलों को थोड़ा बहुत याद रखना है, जो अभी तक फॉर्मूले पढ़ाए हैं वही सारे फॉर्मूले यूज होंगे अगेन। चलो चलो देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1, अ हीट, ENGINE, इंजन परफॉर्म वर्क। अब हीट इंजन तो आपको पता है क्या क्या होता है, ऑन ऑफ 0.4166 watts in 1 hour and reject 4500 joule of heat to the sink. What is the efficiency? एफिशिएंसी क्या होगी ये आपने बताना है। इंजन ऑफ द इंजन। अब देखो एफिशिएंसी क्या बताती है कि आपका इंजन अच्छा है या बुरा है। एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि इंजन आपका अच्छा है, एफिशिएंसी कम आ रही है इसका मतलब इंजन आपका बुरा है। अब देखो ज़रा कहते हैं क्या है, ज़रा समझते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, गिवन डेटा टू फाइंड। आपके पास हीट इंजन है, वो परफॉर्म कर रहा है वर्क। यानी देखो सिंपल ऐसा है कि भाई देखो ये आपके पास हीट है जो कन्वर्ट हो रही है किसमें, वर्क में, ठीक है। अच्छा अब इसका ये क्या दे दिया, वॉट, यानी ये क्या दे दी है इन्होंने, देखो इन्होंने लिखा हुआ तो वॉट है मगर इसे ये पावर भी कह रहा है, ये क्या चक्कर है। एक मिनट रुको जरा, ये वॉट है तो यानी तो पावर होगी ना, तो पावर आपको दे दी 0.4166, सही है। देखो वर्क ऑफ, ये आप टेंशन नहीं लेना कि ये सर वर्क है या पावर है, देखो यूनिट देखो, यूनिट तो वॉट लिखा हुआ है ना, तो वॉट तो पावर का यूनिट होगा। इन 1 आवर, टाइम कितना दे दिया 1 आवर। अब देखो आपने इसे आवर में नहीं रखना, आपने इसे सेकंड में रखना है। तो t इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट में आ गया, अब ये सेकंड में आ गया, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकेंड, सही है। अच्छा अब एंड रिजेक्ट हीट, रिजेक्ट वाली कौन सी थी, रिजेक्ट वाली हीट कौन सी थी, देखो जो हीट आपने दी वो तो Q1 है या QH है, Q1 है या QH है, और जो रिजेक्ट हो रही है वो कौन सी है, Q2 है, या याद रखना Q2 हमेशा ठंडा बॉडी का टेम्परेचर, याद रखो Q2 हमेशा हॉट से कम आएगा, Q2 हमेशा हॉट से कम आएगा। अच्छा Q2 कितनी दे दी आपको, इसे रिजेक्ट भी कहेंगे,
सिस्टम से बाहर निकलना भी कहेंगे तो इससे आप समझ जाओगे कि रिजेक्ट कह रहे हैं, यानी Q2 की बात कर रहे हैं। पता क्या करना है, व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पता करनी है आपने। अब सोल्यूशन करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब एक मसला है, Q1 तो है ही नहीं, Q2 तो है। चलो Q1 के लिए काम करते हैं, बाकी चीज़ों से Q1 निकालेगा, फॉर Q1। अच्छा अब देखो एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पहले पावर निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हमें इस फॉर्मूले से निकालना है Q1 माइनस Q2, इस फॉर्मूले से निकालना है हमें Q1, सही है। तो पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। तो P मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। P कितना है, 0.4166 मल्टीप्लाई 3600, तो W देख लो कितना आ रहा है, 0.4166 मल्टीप्लाई 3600, तो ये आ रहा है 1499.79। इसको यार ऑलमोस्ट इक्वल लिख लो 1500 जाउल के, आसान हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास वर्क आ गया, अब हम निकाल लेते Q1 फॉर Q1। अब W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब Q2 को उधर ले आओ, W इज इक्वल टू प्लस Q2 Q1। W कितना आया 1500 प्लस Q2 कितना दिया हुआ है 4500, 4500। तो ये Q1 कितना आ रहा है 600 जाउल, ये Q2 आ गया, सॉरी Q1 आ गया। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, अगर राउंड ऑफ नहीं कर रहे ना तो आपका ये नंबर आ रहा होगा। अब हम सबको पता है यार, इतना तो हम भी जानते हैं कि राउंड ऑफ करेंगे तो वो 6000 ही होगा। 6000 है या 60000 है, ये मैंने 60000 लिख दिया भाई, ये तो उल्टा ही लिख दिया। ये सही है, ये थोड़ा ज़्यादा एक नाइन ज़्यादा लगा दिया जिस बात में। अच्छा अब एफिशिएंसी निकल जाएगी फॉर ईटा। अच्छा तो 1 माइनस, अब देखो Q2 कितना दिया हुआ है 4500, 4500, Q1 कितना दिया हुआ है 600, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो सिंपल, 1 माइनस 4500 डिवाइडेड बाय 6000, 0.25%। अच्छा अब इसमें 100 मल्टीप्लाई करा देना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई 24% आपको आ रहा है। यानी क्या समझ में आया कि जो भी आप हीट दे रहे हो, जो भी आप हीट दे रहे हो सिर्फ 24% वर्क में कन्वर्ट हो रही है। याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100% हीट थी तो 24% वर्क में कन्वर्ट हुई, बाकी कहां गई, बाकी वेस्ट हो गई, कोल्ड बॉडी में चली गई। अब कितनी वेस्ट हुई 100 माइनस 24, 76% वेस्ट हो गई। देखो कितना बड़ा अमाउंट तो वेस्ट हो गया। तो यही होता है भाई, ज़्यादातर तो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया। चलो अब आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रहा हूं, कुछ वजह ऐसी होती है जिस पे इंसान को हंसी आई जाती है जिसमें ये सवाल भी है। अच्छा हो गया ना, जिंदगी में टेंशन लेने का क्या फायदा है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, टेंशन ही रह जाएंगी, इसलिए टेंशन नहीं ले भाई, काम करें। क्वेश्चन नंबर 2, आ हीट, अगेन इंजन ही है भाई आपके पास, इंजन ही रह गया जिंदगी में हमारे पास। इंजन परफॉर्म
heat engine perform 200 joule of work in each cycle, CYCLE cycle, and has an efficiency of 20%. अच्छा, आप एफिशिएंसी दे दी, हाउ मच हीट इज absorbed and how much heat is expelled। भाई सिंपल ये कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ देख लो ज़रा, मैं एफिशिएंसी मुझे दे दी, वर्क ये दिया हुआ, सही है। वो ये कह रहे हैं, सिंपल अल्फाजों में बता देता हूँ, Q1 की क्या वैल्यू होगी और Q2 की क्या वैल्यू होगी। देखो Q1 वो होगा जो हीट आपने सिस्टम को दी होगी, Q2 वो होगा जो सिस्टम से हीट ज़ाया हुई होगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला वगैरह सब सेम इस्तेमाल होगा। अगर ये न्यूमेरिकल आपने कर लिया था तो ये आपके लिए बहुत आसान हुआ है। देखो ये जितने भी फॉर्मूले थे, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रहा था तो मैंने लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे? बेशक आप लोगों को लिखवाए थे। अच्छा, गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या है, हीट इंजन है, परफॉर्म क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो W इज इक्वल टू 200 जॉल। अच्छा, इन ईच साइकिल एफिशिएंसी कितनी है, 20%। इसको 100 से डिवाइड करा देते हैं तो 0.2 आ जाएगा। याद रखना, जब भी परसेंटेज दिया हुआ हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले परसेंटेज को हमेशा खत्म करेंगे 100 से डिवाइड करा के। अच्छा, अब सब कुछ आ गया है, निकालना क्या है, ज़्यादा न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है Q1 निकालना है और फिर हमें पता है Q2 निकालना है। सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा, अब ज़रा फॉर्मूला लगा लेते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी की मदद से क्या फॉर्मूला लगेगा, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला लगाया था ना, W अपॉन Q1। ये फॉर्मूला याद है, लिखा था डेरिवेशन करते वक्त, जिससे हमने ये फॉर्मूले से ड्राइव किया था ना, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सही है, तो W क्या पुट किया था, Q1 माइनस Q2, है ना, याद होगा आई होप आप लोगों को। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, Q1 निकालना है, वो तो बहुत आसान है। Q1 को इधर ले आओ, ईटा एफिशिएंसी को इधर ले आओ, W कितना दिया हुआ है 200 डिवाइडेड बाय 0.2, तो Q1 आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया था। आगे चलते हैं, तो इसे ज़रा डिवाइड कर लेते हैं कि 2000 डिवाइडेड बाई 0.20, तो 1000 जूल आ रहा है हमारे पास आंसर। देख लेते हैं कि ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, यहाँ ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। हाँ सही है, सही आ रहा है। अच्छा, अब Q1 आ गया, Q2 निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि W इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, फॉर Q2 W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इधर ले आते हैं Q2 को, तो W 1000 माइनस 200, तो 800 जॉल एनर्जी ज़ाया हो गई। जस्ट यूज़ कितनी हुई, 200 जॉल। वो तो वैसे ही पता चल रहा था कितना होगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का मसला था, वो हमने डेवलप कर ली। अच्छा, अब थोड़ा सा जो अगला न्यूमेरिकल है ना, वो टाइम टेकिंग है, जस्ट टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं है। चलो अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, आ हीट इंजन, EIGINE, इंजन वर्क एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट, द एफी, ये आसान है, बस थोड़ा सा आपने समझना होगा। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज, देखो एफिशिएंसी तो हमें मिल गई 30% है, 30%। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। देखो क्या मांग क्या रहे हैं, वैसे क्या समझ में आ रहा है? जो हीट लॉस हो रही है ना पर आवर में, वो आपसे मांग रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा और टू फाइंड अ हीट इंजन वर्क एट रेट ऑफ, क्या दिया हुआ है? देखो रेट लिखा हुआ है, साथ साथ W भी लगाया हुआ है, यानी ये वॉट दिया हुआ है, किलो वॉट दिया हुआ है इन्होंने बेसिकली। तो लिख लेते हैं P, मैं से P कह रहा हूँ क्योंकि देखो इन्होंने W लगाया हुआ है, W हमेशा वॉट के लिए यूज होता है। 500 किलो वॉट, लेकिन देख लेते हैं कि हम गलत ना करते हैं। नहीं, ये किलो वॉट, ये P नहीं है, ये W ही दिया हुआ है। किलो का मतलब क्या है? 5 × 10⁻³ जाउल। इसको तो जाउल ही लेना पड़ेगा, वरना तो ये सही नहीं हो पाएगा। हाँ सही है, जाउल ले रहा हूं मैं इसे, ठीक है। द एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 30%। अब इसको डिवाइड करा दो 100 से, ताकि वो परसेंटेज से बाहर आ जाए। अच्छा, अब उसके बाद और कुछ तो दिया हुआ नहीं है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट, Q2 पता करना है। हीट लॉस मैंने क्या बताया था? Q2 होता है। हीट गेन क्या होता है? Q1 होता है। याद रखना, Q2 मतलब हीट लॉस। पर आवर बोलना है तो 3600 मल्टीप्लाई करा देना आखिर में, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है? Q1 निकालना है, क्योंकि Q2 निकालना होगा। फॉर्मूला देख लो क्या लगेगा। फॉर्मूला हमारे पास लगेगा W = Q1 - Q2। अब देखो Q2 तो हमारे पास है लेकिन Q1 नहीं है, सॉरी W तो हमारे पास है मगर Q1 नहीं है, तो Q1 के लिए काम करते हैं। तो एफिशिएंसी W/Q1, तो Q1 इधर आ गया, W आ गया और एफिशिएंसी आ गई। तो 500 × 10⁻³ और 0.30 Q1 आ जाएगा। 5003 डिवाइडेड बाय 0.30, तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 1.66 × 10⁻6 जाउल। ये तो आपका वो आ गया, क्या कहते हैं, Q1 आ गया। अब Q2 निकालना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर Q2, तो Q2 के लिए Q2 को इधर ले जाओ, Q1 - W। Q1 क्या निकाला? 1.66 × 10⁻6, देखो Q1, और 500 × 10⁻3, तो ये Q2 आ जाएगा। 1.66 एक्सपोनेंट 6 माइनस 500 एक्सपोनेंट 3, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1.16 × 10⁻6। अब इसके साथ 3600 मल्टीप्लाई कराना, क्योंकि R की बात करी थी उन्होंने। तो फाइनल आंसर देख लो, 1.16 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 3600। फाइनल आंसर आएगा 4.17 मल्टीप्लाई 10⁻9 जाउल। ये आपका फाइनल आंसर है। देखा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो जाए। अच्छा, राउंड ऑफ कर लो,
तो राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 हो जाएगा। आया फील, मज़ा आया पढ़ने में? ठीक है, तो ये है। देखो यार, बस आप लोगों को मैं इतना कहूँगा कि चीज़ों से परेशान नहीं हुआ करो, उनका मुकाबला किया करो। चीज़ों का अगर मुकाबला करोगे तो चीज़ें आपके लिए खुद आसान हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं रहेंगी। अगर उनसे डरोगे, परेशान होगे, तो वो फिर बहुत मुश्किल रहती हैं। अच्छा, अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन है सबसे पहला, वो तो हम शॉर्ट में पढ़ चुके हैं, दोबारा मुझे उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? गिव द 2 statements of the second law of thermodynamics. गिव द, भाई जो हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, केल्विन स्टेटमेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है ना, केल्विन स्टेटमेंट, और एक हमने पढ़ी है क्लॉसियस स्टेटमेंट। बस अगेन इन दोनों को एक्सप्लेन करना और साथ साथ कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत एंट्रोपी का भी बता दो। बस इन तीनों चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करना है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत लंबे डिटेल में। असल जो मेरा टारगेट है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कार्नोट इंजन, ये मुझे आपको समझाना है। कार्नोट इंजन समझाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने चला भी दूंगा तो उसे आप देख लेना, परेशान नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 2 मुझे असल आपको समझाना है कि कार्नोट इंजन क्या होता है। देखो यार, कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन होता है, सबसे पहले याद रख लो, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। व्हाट इज, जो कि हार्डी कार्नोट ने दिया था, सादी कार्नोट या हार्डी कार्नोट ऐसे ही नाम था इनका। डिस्क्राइब, अच्छा द, पूरे प्रोसेस बताने इसके, प्रोसेस ऑफ द कार्नोट CYCLE cycle and drive the mathematical expression for its efficiency। ये सवाल है। व्हाट इज कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन क्या है? डिस्क्राइब करना है इसके प्रोसेस को ऑफ द कार्नोट साइकिल एंड ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट्स। सबसे पहले सवाल आपके पास बराबर में चल रहा होगा, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो यार, कार्नोट इंजन होता क्या, पहले तुम्हें बता देता हूँ। देखो कार्नोट इंजन में ना, कार्नोट इंजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो साइक्लिक वे में काम करता है। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। यानी ये क्या करता है कि इसमें हम हीट देते हैं तो वर्क होता है और फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन पे ये था। यानी इसमें वर्क होता ही रहता है, साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। अब इसमें ना 4 मेन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है, देखो इसका ग्राफ समझ लो, ग्राफ यहां बनाता हूं। यहां पर हमें रखना है प्रेशर, ठीक है, इसकी वर्डिंग में चला दूंगा, परेशान नहीं होना। यहां इसमें रखना वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। सबसे पहला प्रोसेस इसमें होता है कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा, ठीक है। समझो ये आपके पास सिलेंडर है। क्या ये आपके पास सिलेंडर, ये आपके पास क्या सिलेंडर है। नीचे से आपने दी हीट, क्या दी आपने? नीचे से हीट। जब आप हीट दोगे तो पिस्टन क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी प्रेशर क्या होगा? जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर देखो, जैसे जैसे ऊपर मूव करोगे प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे यहां पे मूव करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा।
तो जब आपने हीट दी, पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ा, पिस्टन ऊपर की तरफ गया, तो वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा। प्रेशर क्या हो गया? जब देखो वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, प्रेशर कम हो जाता है। सही, तो आइसोथर्मल यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया। तो स्टूडेंट, एक इंसिडेंट ये हुआ कि मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था, दोनों कैमरे हमारे बंद हो गए, ये वाला भी और जो नीचे लगा हुआ था। तो वो फिर ये सब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब दोबारा रिकॉर्ड होगा। देखो, कार्नोट, मैंने कार्नोट इंजन बता दिया था कि वो इंजन जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करे, यानी जहाँ से शुरू हुआ है घूम फिर कर वहीं दोबारा आ जाए। अब ज़रा देखना, समझ लो मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। सही है, अभी पिस्टन हमारा यहाँ पर है नीचे। अब जब मैंने नीचे से हीट दी, क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी पिस्टन हमारा ऊपर मूव करेगा। हीट देने की वजह से अंदर गैस बने, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ मोशन करेंगे, तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। पिस्टन ऊपर आ गया, नीचे से हीट दी हमने, ठीक है, पिस्टन ऊपर आ गया। अच्छा, अब देखो ग्राफ देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो क्या हुआ? प्रेशर कम हो गया क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब हमने हीट को हटा दिया, कंटेनर को बराबर में रख लिया, अब नीचे कोई हीट नहीं है, लेकिन पहले हमने हीट दी थी ना, इस वजह से पिस्टन थोड़ा सा और मूव करेगा। तो देखो थोड़ा सा और मूव करा। एडियाबैटिक यानी कोई हीट नहीं दे रहे, आइसोथर्मल हीट दे रहे हैं मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया? अब हमने इस कंटेनर को उठाकर आइसोथर्मल कंप्रेशन कराया, यानी नीचे आइस लगा दी। अब जब आइस लगाऊंगा तो हीट नीचे ट्रांसफर हो जाएगी आइस में, तो अब क्या होगा? अब हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? पिस्टन नीचे आ गया। देखो यहाँ पहले पिस्टन ऊपर गया, यहाँ भी पिस्टन ऊपर गया क्योंकि एक्सपेंशन हो रही थी, मगर आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हुआ? पिस्टन नीचे आ गया। पिस्टन के नीचे आने से वॉल्यूम कम हो गया, पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। अब मैंने आइस भी हटा दी मगर पिस्टन थोड़ा सा और नीचे आया, तो मज़ीद नीचे आएगा तो प्रेशर क्या होगा? मज़ीद बढ़ेगा, वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। तो जहाँ पर हमारा पिस्टन स्टार्ट में था, जहाँ पर पिस्टन हमारा स्टार्ट में था वहीं पे दोबारा आ गया। अब दोबारा नीचे से हीट दूंगा, दोबारा पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस साइकिल में चलता रहेगा। तो इस चीज़ को आप देखकर समझ सकते हो। अगर आपने ये जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं इन्हें अच्छी तरीके से देख लिया तो आपको समझ में सारी बात आ जाएगी। मैं फिर से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। आइसोथर्मल कंप्रेशन, मैंने नीचे से हीट दी, मेरे हीट देने की वजह से पिस्टन ऊपर आया, पिस्टन ऊपर आया तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि पिस्टन ऊपर चला गया तो प्रेशर बढ़ नहीं पाया। अब मैंने क्या किया? कंटेनर को उठाकर बराबर में रख लिया। हीट तो मैंने दे रखी थी ना, फॉर एग्जांपल कुकर आप हटा दो, चूल्हा बंद कर दो, लेकिन फिर भी उसमें से भाप निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि आपने हीट तो दी होती है ना। तो इस वजह से पिस्टन मज़ीद ऊपर की तरफ गया, जिससे मज़ीद वॉल्यूम बढ़ा। प्रेशर क्या हुआ? वो वहीं पे रहा, प्रेशर मज़ीद कम हो गया। अब मैंने क्या किया? मैंने पिस्टन इस सिलेंडर को उठाकर इस पे रख दिया, आइस पर। तो पिस्टन हमारा यहाँ पर था, है ना। तो जब मैंने आइस पे रखा तो मॉलिक्यूल ने मोशन कम कर दिया, पिस्टन नीचे आ गया। जब पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, प्रेशर बढ़ गया। अब मैंने सिलेंडर को उठा के मज़ीद उस पर रख दिया, क्या कहते हैं, सिलेंडर को उठा के साइड में रख दिया, तो पिस्टन और नीचे आ गया। एडियाबैटिक का मतलब कोई भी हीट नहीं दी है, एडियाबैटिक का मतलब कोई भी हीट नहीं दी है, कोई भी हीट नहीं दी है। तो पिस्टन मज़ीद नीचे आया, प्रेशर मज़ीद बढ़ गया। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से समझनी है। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं। कोशिश करूँगा लेक्चर्स को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाऊँ, आपको मज़ीद मज़ा आए पढ़ने में। अभी कुछ काम वगैरह में लगा हुआ हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, मगर मैं इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाऊँगा इंशाल्लाह। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूरी।